हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स आसान है। बच्चों, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। बच्चों, अब तक हम लोगों ने ना बेबी स्टेप्स धीरे धीरे करते करते आखिरी पड़ाव के हम लोग बहुत ही करीब आ चुके हैं। सही सुना आपने, मैंने आपको समझाया था स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में कि इसके 5 स्टेप होते हैं, जिसको मैंने क्या बोला था, 5 स्टेप मॉडल फॉर अकाउंटिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। बहुत ही धीरे धीरे हम लोगों ने क्या करा, 3 स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया। ये आ गया है आपका सेकंड लास्ट स्टेप। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग किस पे मूव कर जाएंगे, बड़े बड़े जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं ना, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बट इन 4 स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी था बच्चों। ठीक है, और जब लास्ट वाले स्टेप पे, स्टेप 5 पे आप आओगे ना, आपको रियलाइज हो जाएगा कि इन स्टेप्स को बहुत ही बारीकी से समझना क्यों जरूरी था। ठीक है, विद दैट पॉजिटिव नोट चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेप नंबर 4। चलिए, स्टेप नंबर 4 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्टेप 4 है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सर थोड़ा सा बैकग्राउंड दो, समझाता हूं। बैलेंस शीट की एक बार लाइबिलिटी साइड पे ध्यान लगाओ बच्चों। ठीक है, लाइबिलिटी साइड पे क्या क्या आता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आते हैं, करेक्ट। सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज आती हैं, कोई लोन है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और एक दो चीजें और आती हैं। अगर आपने गौर किया हो, किसी भी टाइप का अगर रिजर्व है, ठीक है, कोई जनरल रिजर्व आ रहा है, कोई कैपिटल रिजर्व है, या किसी भी टाइप का ऐसा फ्री रिजर्व जो बेसिकली प्रॉफिट्स को निकाल के मैंने रिजर्व में पार्क कर रखा है, वो भी वहां पे आ रहे होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है उसमें। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि जब भी एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए मेरे एग्जांपल में जैसे मैंने यहां पे लिया है एक्स और वाई, दो पार्टनर हैं, और एक नया पार्टनर जेड आ रहा है, कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का कितना है? 1:1 इक्वल है। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इक्वल एज्यूम किया है। अब एक बात बताओ, जो पार्टनर जेड के आने से पहले जो रिजर्व्स ऑलरेडी चले आ रहे हैं मेरी बुक्स में, दिल पे हाथ रखो और बताओ, क्या ये नया पार्टनर डिजर्व करता है उसमें हिस्सा लेना, हां कि ना? कमेंट करो बच्चों। वो डिजर्व नहीं करता। रीजन बीइंग, पिछले कई सालों से कड़ी तपस्या करते करते पार्टनर्स ने क्या किया है, प्रॉफिट्स कमाए हैं, और इसी में से कुछ हिस्सा निकाल के कहां डाल दिया? रिजर्व्स में डाल दिया। तो अब एक बात बताओ, ये फ्यूचर में जो नया पार्टनर आ रहा है, फ्यूचर में प्रॉफिट्स में तो शेयर लेगा, लेकिन जो रिजर्व्स ऑलरेडी पार्टनर्स ने अपने टाइम पे पार्क किए थे, ठीक है ना, उसमें थोड़ी ना इसका हिस्सा बनता है, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस आ रहे होते हैं, या किसी भी टाइप के फ्री रिजर्व्स आ रहे होते हैं, हम उसको, उसका जो टोटल बैलेंस होता है, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। अब कौन से रेशियो में डालना है सर? लॉजिकली सोचो, आप ही जवाब दो मेरे को। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा, ये जितने भी मेरे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट्स या रिजर्व्स आ रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पुराने पार्टनर्स के बीच में। तो क्रक्स ये निकला कि नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ बट जाएगा पुराने पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जिस तरीके से हम लोगों ने स्टेप 2 या स्टेप 3 मैं बोलूं, जहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वगैरह कर रहे थे, राइट। तो जो भी रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस आया था, वो भी ओल्ड पार्टनर्स में बट गया था इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिमिलरली जितने भी रिजर्व्स वगैरह हैं, इनको बांट दो ओल्ड पार्टनर्स में पुराने रेशियो में। अब सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या करा है, एक एग्जांपल लिया है। मान लो आपकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आ रहा था 1 लाख रुपए का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। मैं यहां लिख देता हूं कि ये पॉजिटिव बैलेंस था मेरा। यहां पे कितना क्रेडिट बैलेंस है? 2 लाख रुपए का। एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी आ रहा था 50,000 का, और एक ईएसआई पेबल भी आ रहा था 20,000। अब ध्यान दो बच्चों, ये जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो पार्टनर्स में बट जाएगा क्योंकि ये फ्री रिजर्व्स है, ठीक है ना। जनरल रिजर्व बहुत सारी चीजों के लिए यूज हो सकता है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या है, जो प्रॉफिट्स मैंने कमाए हैं उसका बैलेंस है। तो क्या करो आप, ये 1 लाख और 2 लाख बांट दो ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो। अब बात ये आती है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ईएसआई का क्या करना है। बच्चों इस चीज को ना गांठ बांध लो, ये अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया होगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को समझने के लिए ना हमें पर्पस पता होना चाहिए कि हम क्यों बनाते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है? जैसे हम किसी अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम उसका एक कॉर्पस जमा हो जाए, तो इसका एक सेपरेट एक्ट होता है, ठीक है ना, ईपीएफ एक्ट जिसको बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड एक्ट। तो ये क्या है, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए है, ठीक है। सिमिलरली ईएसआई भी क्या है, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए। पार्टनर्स का कोई हक नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो हम रिजर्व बना रहे हैं ना बच्चों, ये किसके लिए है, ये इस पे किसका हक है? एम्प्लॉयज का हक है, ठीक है ना।
तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये यहाँ पे दिमाग की घंटी जल जानी चाहिए। एम्प्लॉइज के लिए, पार्टनर्स के लिए नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये पार्टनर्स के लिए नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ईपीएफ और ईएसआई को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, पर्पस पता होना चाहिए क्यों बनता है, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए बनता है तो पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। अक्सर क्वेश्चन में दिया होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, अब ये क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसा भी है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी फिलहाल मेरे को ये पॉजिटिव दिख रहा है 1 लाख और 2 लाख, ठीक है। इसको तो आप भूल जाइए। किसको सर? इसको आप भूल जाओ, क्योंकि ये तो इस पे किसका हक है? एम्प्लॉइज का, पार्टनर्स का नहीं है। 1 लाख और 2 लाख ये डिजर्व करते हैं पार्टनर्स। यहां पे पॉजिटिव है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, तो ये जो 3 लाख रुपए आया ये किस में बट जाएगा बच्चों? ये बट जाएगा एक्स और वाई में इक्वली, ठीक है। तो मुद्दा ये है जेड पे, जेड को हिस्सा नहीं मिलेगा, जेड का कोई हक नहीं है इसमें। और कुछ ऐसे रिजर्व जिस पे एम्प्लॉय का हक है वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे ईपीएफ और ईएसआई, ये मुद्दा यहां पर खत्म नहीं होता है। ये बात हो गई फ्री रिजर्व्स की, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमने सीख लिया। अब आपको एक केस देता हूं, मान लो इसी क्वेश्चन में ये 2 लाख रुपए। अब जल्दी पहले एक काम करते हैं, पहले इसकी एंट्री बताओ मेरे को। ये जो 3 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसकी क्या एंट्री होगी? सर बहुत सिंपल है, जनरल रिजर्व से पैसा निकालो, पीएनएल से पैसा निकालो और किसको दे दो? ये पैसा आप दे दीजिए सर दोनों पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ कि ना? करेक्ट, ठीक है। ये कितना है? 1 लाख। ये कितना है? 2 लाख। टोटल आया 3 लाख। 3 लाख को इक्वली डिवाइड करना है, 1.5 लाख, 1.5 लाख। अब अगर मेरा नेट करते हुए नेगेटिव आ जाता है, कहने का मतलब मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट की जगह डेबिट होता तो ये नेगेटिव से दिख रहा होता 2 लाख, तो नेट में मेरा 1 लाख क्या आ रहा होता? नेगेटिव आ रहा होता। उस केस में क्या होता? एंट्री रिवर्स हो जाती, उस केस में हम पार्टनर्स के कैपिटल से चार्ज कर लेते। तो नेट इंपैक्ट क्या आता? एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू रिजर्व्स 1 लाख, और 1 लाख को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता 50,000 50,000, ठीक है। तो सिचुएशन कोई भी हो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लॉजिकली समझो जर्नल एंट्रीज को। और एक मंत्र बताता हूं, एलिस वाला रूल हमेशा याद रखना, कभी भी गलती नहीं होगी एग्जाम में, ठीक है। अब ये बात हो गई फ्री रिजर्व्स की, और हम लोगों ने चर्चा कर ली कुछ ऐसे रिजर्व्स की जो स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलने से पहले एक इलस्ट्रेशन मैं आपको कराता हूं, ताकि आपके फ्री रिजर्व्स का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से बिल्ड हो जाए, ठीक है। चलो बच्चों बोर्ड पे फोकस करेंगे। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. C was admitted for 1/3 share in the profits. C एक नया पार्टनर आ गया 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। On the date of C's admission, the balance sheet of A and B had a balance in general reserve. कितना बैलेंस था? 60,000, और 20,000 था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एसेट साइड लिखा है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में है यानी कि क्रेडिट बैलेंस है, एसेट साइड पे है यानी कि नेगेटिव बैलेंस है। अब अक्सर बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ के क्या कर देंगे? गलती कर देंगे। तो एक बार फटाफट से देख लें, जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है? 60,000। पीएनएल का क्या बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है बच्चों, कितना? 20,000। तो नेट में मैं बोल सकता हूं कि मेरे को क्या करना है? 40,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जल्दी से बताओ किसका हक है इस पे? क्या नए पार्टनर को भी दे दूं? ये नहीं ना, ये बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में सर? उनके पुराने रेशियो में, 5:3 में, ठीक है। जल्दी से बताओ ए का अमाउंट कितना आएगा और बी का कितना आएगा? 8 5 40, 5 5 25,000 और 15,000। सर ऐसे ही छोड़ दे क्या? नहीं, जर्नल एंट्री मांगी है ना आपसे, तो पहले हम जर्नल एंट्री जरूर करेंगे इसकी। ये तो मैंने एक वर्किंग नोट बना दिया, चलो एक काम करते हैं, एंट्री यहीं लिख लेते हैं। जनरल रिजर्व डेबिट कितना? 60,000, ठीक है। पीएनएल डेबिट ये नेगेटिव के साथ आएगा, कितना? 20,000। तो नेट में 40,000 बांटने हैं, और किस किस को बांटने हैं? पुराने पार्टनर्स को। एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं का ही हक है इस पे।
अब आप एक दूसरी एंट्री भी कर सकते हैं। आप एक काम करो, इस तरीके से मत करो, यहां से सागर ये जब मैं एंट्री कर रहा था ना, ये वाला पोर्शन कट कर देना। चलो बच्चों फटाफट से एंट्री कर ले इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमारे पास निकल के आ गया, बट आई वुड सजेस्ट कि आप नेट मत करना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है तो एग्जामिनर चाह रहा होगा कि आप वो देखना चाह रहे हैं कि ये बच्चे गलती तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। अब सेपरेट सेपरेट करना है, यानी कि 5:3 में इसको भी बांटना और इस लॉस को भी 5:3 में बांट के दिखाना, ठीक है। ये मैंने आपको नेट इंपैक्ट दिखा दिया, बट आप सेपरेट एंट्री जरूर करके आना बच्चों। तो पहली एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व डेबिट 60,000। ये किस में बढ़ जाएगा, पुराने पार्टनर्स में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टू बीज कैपिटल अकाउंट 60,000 है ना, ये जल्दी से निकाल लो। 60, ये आ गया 37,500, ये आ गया 22,500। पहली एंट्री तो हो गई ये, जहां पर मैंने जनरल रिजर्व बांट दिया। सेकंड केस में ध्यान रखना बच्चों, पीएनएल का एसेट साइड का बैलेंस है, एसेट साइड मतलब नेगेटिव बैलेंस है। तो उस केस में क्या होगा, क्या पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करूंगा, नहीं सर, चार्ज ऑफ होगा, ये लॉस एलोकेट होगा पार्टनर्स को, ठीक है, जिससे कैपिटल बैलेंस हो जाएंगे कम। और जब भी कैपिटल होती है कम तो एलिस के रूल से क्या होता है, वो डेबिट होता है, ठीक है। टू पीएनएल अकाउंट नेगेटिव 20,000 है। अब इस 20,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो। डिस्ट्रीब्यूट ना बोलूं, रादर सही टर्म होगा, चार्ज कर लीजिए इनके अकाउंट से। लो बच्चों, ठीक है। तो ये हमने मुद्दा डिस्कस कर लिया फ्री रिजर्व्स का। जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रीली यूज हो सकता है। अब यहां पर याद क्या रखना है बच्चों, कुछ ऐसे रिजर्व्स भी होते हैं जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी, ईपीएफ और ईएसआई की, जो एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, उनके रिटायरमेंट के लिए ये फंड हम लोग क्रिएट करते हैं एज पर स्टैट्यूटरी एक्ट। प्रोविडेंट फंड का एक सेपरेट एक्ट है जिसके हिसाब से हमें ये बनाना पड़ता है। तो क्योंकि पार्टनर्स का उस पर कोई हक नहीं है, ये सारा पैसा किसको बिलोंग करता है, एम्प्लॉइज को, तो वो रिजर्व का पैसा हम लोगों ने नहीं बांटा पार्टनर्स के बीच। उसी तरीके से बच्चों दो और टाइप के रिजर्व होते हैं जो अक्सर आपके क्वेश्चन में आते हैं, जो, और वो क्या है, पहला है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अक्सर आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में इन दोनों का एडजस्टमेंट दिख जाएगा, और आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है, रिटायरमेंट डेथ तक, वहां तक भी आपको ये दिखेगा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि हमें आने वाले चैप्टर्स में स्ट्रगल ना करना पड़े। अब बच्चों मैंने आपके लिए ना पूरे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में जितने भी केसेस बन सकते हैं यहां पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। इसके बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्या होता है और इसको क्यों बनाते हैं, पहले वो समझते हैं, फिर केसेस को डिस्कस करते हैं। चलिए, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बनाया जाता है बच्चों वर्कमैन के बेनिफिट के लिए, या फिर कोई भी मेरी लाइबिलिटी आ जाती है वर्कमैन से रिलेटेड। अब ये लाइबिलिटी क्या हो सकती है, मान लीजिए आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करी, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, तो आपने एक फैक्ट्री भी लगा रखी है, बिजनेस मेरा पार्टनरशिप फॉर्म स्ट्रक्चर में है, लेकिन बहुत सारी लेबर काम करती है आपकी फैक्ट्री में। अब खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया कि काम करते करते किसी को चोट लग गई, किसी वर्कर को, ठीक है, या कई बार आपने सुना होगा ना कि किसी का हाथ कट गया या पैर कट गया या बहुत ही मेजर इंजरी हो गई शॉप फ्लोर पे जहां पर मशीनें लगी हुई हैं, तो उस केस में भरपाई कौन करेगा, ठीक है। ऐसे केसेस अक्सर आ जाते हैं, तो बिजनेस ओनर ना हमेशा क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, तो कुछ पैसा प्रॉफिट से निकाल के वो इस टाइप के रिजर्व्स में डाल देते हैं। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व स्पेसिफिकली किसी भी टाइप का कोई वर्कमैन को डैमेज देना है या उसको कोई इंजरी हो गई, उसके लिए पैसा पार्क किया जाता है, ठीक है। चलो बच्चों, अब हमने ये तो समझ लिया कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्यों बनाते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके केसेस और हमें इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। मान लीजिए मेरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आ रहा है, कितने का, 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो सिचुएशन क्या क्या बन सकती है, अब आप खुद सोचो। आपने ना एक गुल्लक का एग्जांपल लो, आपके पास, आपको पॉकेट मनी मिलती गई और आप गुल्लक में डालते गए, तो गुल्लक में डालते डालते एक टाइम पे ना आपके पास 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, ठीक है। उसी तरीके से बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं,
प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा निकाल निकाल के एक रिजर्व में डालते जाते हैं, जो स्पेसिफिकली किस पर्पस के काम आएगा, एम्प्लॉय के या वर्कमैन के डैमेजेस वगैरह पे करने में। तो 1 लाख रुपए उनकी गुल्लक में इकट्ठे हो गए। अब मान लो साल के एंड में क्या होता है, अब बिजनेस ओनर सोच रहे हैं, देखते किसी को चोट तो नहीं लगी, या देखते कोई ऐसा डैमेज का क्लेम तो नहीं आया हमारे पास। उन्होंने साल के एंड में चेक करा कि यार 1 लाख रुपए रिजर्व में तो हमने डाल दिए, बट ऐसा ना कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस हुआ ही नहीं, बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है ना। और कोई चाहेगा भी नहीं बेचारे वर्कमैन को कोई चोट वगैरह लगे, ठीक है। तो कोई क्लेम नहीं आया, ठीक है, 1 लाख रुपए फ्री पड़े अब मेरे पास। अब मैं क्या करूं इसका, सर क्योंकि कोई क्लेम नहीं आया ना, तो ये जो पैसा है WCR, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, आप इसको चुपचाप ओल्ड पार्टनर्स को बांट दो इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। माइंडेड नए पार्टनर को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर से ही नहीं क्या किया है, इस पैसे को प्रॉफिट्स में से निकाल के रिजर्व में डाला है। तो दिल पे हाथ रखो और बताओ, क्या नए पार्टनर को इसमें हिस्सा मिलना चाहिए, हाँ या ना? नहीं ना। तो इसमें भी यही करते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब नो क्लेम है, कोई क्लेम नहीं है, तो 1 लाख रुपए पूरे के पूरे बढ़ जाएंगे किसमें, पार्टनर्स में। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको यूज नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट। मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई, 3:2 का रेशियो है, ठीक है। एक्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, क्योंकि ये पैसा जब इनके कैपिटल में चला जाएगा तो कैपिटल बैलेंस बढ़ जाएगा, और कैपिटल जब भी बढ़ता है क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। 1 लाख को बांट दो आप 3:2 में, ये आ गया 60,000 और 40,000, ठीक है बच्चों। खुद सोचो, जब कोई क्लेम ही नहीं आया तो पूरा पूरा 1 लाख आप पार्टनर्स को दे दो, ठीक है। क्लेम जितना आ जाएगा उतने की हम लाइबिलिटी बना लेंगे, और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो भी पार्टनर्स को मिल जाएगा, हाँ कि ना? करेक्ट सर, ठीक है। तो पहला केस हम लोगों का डिस्कस हो गया। अब एक बात बताओ, हम WCR को डेबिट क्यों करते हैं, बच्चे अक्सर पूछते हैं मेरे से। एक बात बताओ बच्चों, जब जब प्रॉफिट से हिस्सा निकाला और रिजर्व में डाला, रिजर्व का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब जब ये क्रेडिट बैलेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं पार्टनर्स में, तो उसको तो डेबिट करूंगा ना, जो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है। अब जब उसको एलोकेट कर रहा हूं पार्टनर्स के कैपिटल में, तो अब मेरे को ये रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन जहां पर क्लेम आया, ठीक है, पार्टनर्स अब देख रहे हैं यार, देखते साल के एंड में क्या क्लेम है। उन्होंने देखा यार क्लेम आ रखा है 20,000 रुपए का, कोई बात नहीं, इसी के लिए तो हम लोगों ने ये रिजर्व बनाया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने ऑलरेडी 1 लाख रुपए का रिजर्व बनाया हुआ है। तो इस केस में मैं क्या करता हूं बच्चों, WCR डेबिट 1 लाख। अब ये जो क्लेम है ना 20,000 का, इसकी लाइबिलिटी बना लेता हूं, ठीक है ना, टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, कितना, 20,000। तो कितनी अच्छी बात हो गई। आप खुद सोचो, अगर आपने रिजर्व नहीं बनाया होता तो पार्टनर्स को अपनी जेब से कैश देना पड़ता, कैश। अब मैंने क्या कर रखा है, प्रॉफिट्स निकाल के ऑलरेडी रिजर्व में डाल रखे थे, एक प्रोविजनिंग कर रखी थी पहले से ही, ठीक है। अब वही रिजर्व यूज हो गया इस 20,000 के क्लेम को पे करने के लिए, ठीक है। और ये क्रेडिट क्यों किया है सर, एक क्लेम है, ये पैसा देना है वर्कर को, एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में, लाइबिलिटी खड़ी हो गई तो क्रेडिट कर दी। अब जल्दी से बताओ, 1 लाख का रिजर्व है, क्लेम आ गया 20,000 का, कितना अमाउंट बच गया अभी भी रिजर्व में, 80,000। अब इस पे किसका हक है, पार्टनर्स का हक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो बचा हुआ 80,000 टू एक्स टू वाई। बस इतना याद रखना है कि ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस और रिजर्व्स होते हैं ना, इसमें नए पार्टनर को कोई शेयर नहीं मिलेगा, ठीक है, और लॉजिकली मिलना भी नहीं चाहिए। या आया 48,000 और 32,000। समझ में आया बच्चों, हाँ कि ना? कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। समझ में आ रहा है तो भी बताओ, नहीं आ रहा है तो भी बताओ, अभी क्लियर कर लेंगे इसको। अब दूसरा तीसरा केस, क्लेम आ गया बराबर कितना, 1 लाख का रिजर्व बनाया था और 1 लाख का ही क्लेम आया हुआ है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमने ऑलरेडी रिजर्व बना रखा है। अब खुद सोचो, अगर क्लेम नहीं बनाया होता पार्टनर्स को इमीडिएटली ये पे करना पड़ता और पार्टनरशिप फर्म से क्या निकलता, कैश बैलेंस निकल जाता। बट अब इस रिजर्व को यूज करके इस लाइबिलिटी को मैं क्या कर सकता हूं, सेटल कर सकता हूं। तो WCR डेबिट 1 लाख, ठीक है, ये पैसा देना है वर्कर्स को, क्लेम आया हुआ है, तो लाइबिलिटी बना लेता हूं एक अपनी बुक्स में। लाइबिलिटी बनती है हर बार क्या होती है, क्रेडिट होती है बच्चों, ठीक है। चलो, आई होप आपको चीजें लॉजिकली समझ में आ रही हैं। आखिरी केस, इस केस में क्या हुआ बच्चों, ध्यान देना, यहां पे ना पार्टनर्स हल्का सा चूक गए। और वो क्यों चूके, उन्होंने रिजर्व बनाया, तो उन्होंने सोच रखा था कि इस टाइप का रिजर्व बनाना चाहिए,
बट उन्होंने बेचारों ने 1 लाख का रिजर्व बनाया, अब वो रो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्लेम आ चुका है 1,30,000 का। खुद सोचो, आप इस तरीके से सोचो, आपको एक अपनी फेवरेट बाइक लेनी है, आप साल भर पैसा इकट्ठा करते गए आपके गुल्लक में, ठीक है, वो पैसे इकट्ठे हो गए, आपने 2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, लेकिन वो बाइक आज की डेट में हो चुकी है 2.5 लाख की। अब आप खुद सोचो, आपके पास कितना है, 2 लाख, बट बाइक कितने की है, 2.5 लाख की। उसी तरीके से तो अब मैं बोल सकता हूं यहां पर आपको 50,000 रुपए और एडिशनल खर्च करने पड़ेंगे उस बाइक को लेने के लिए। सिमिलरली जहां पर मैंने रिजर्व में 1 लाख रुपए डाले थे, क्लेम आ चुका है 1,30,000। अब जल्दी से बताओ इस केस में क्या होगा। अब ये 1 लाख तो पार्टनर्स को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि क्लेम मेरा ऑलरेडी रिजर्व अमाउंट से ज्यादा है। उल्टा मैं बोलूं मेरा रिजर्व डेफिसिट में है, शॉर्ट है, तो ये जो शॉर्ट अमाउंट है इसको किस तरीके से एडजस्ट करूं। यहां पर बच्चों हम लोग खोलते हैं एक अकाउंट जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। जहां जहां पर भी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में अटकोगे ना कि गेन और लॉस समझ नहीं आ रहा, रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाता है आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, केस नंबर 4, जल्दी से बताना आपको विजिबल है या नहीं, ठीक है। पूरा पूरा रिजर्व जो बनाया था उसको तो यूज कर लूंगा, अल्टीमेटली मैंने बनाया है इसी पर्पस के लिए था। क्लेम कितने का आ गया है बच्चों, क्लेम आ गया सर 1,30,000 का, बहुत बड़ा क्लेम आ गया। कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट अभी मेरी एंट्री मैच नहीं हो रही है, राइट। अब इसको कैसे मैच करूंगा सर, एक लॉस, यहां पे ना एक लॉस हो गया, एक एडिशनल खर्चा आ गया, तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करता हूं, डेबिट कर देता हूं यहां पे, ठीक है। तो ये जितना भी शॉर्टफॉल आया ना आपका, रिजर्व जितने से कम पड़ गया क्लेम के लिए, वो किससे एडजस्ट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये चीज आपको बच्चों याद रखनी है, क्वेश्चन में अक्सर केस नंबर 4 पूछा जाता है, और यहां पर बच्चों को समझ नहीं आता कि एंट्री का अगर मिसमैच आ रहा है तो कैसे ठीक करना है। अब जल्दी से बताओ, क्या एक एंट्री और बनेगी, हाँ कि ना। हाँ सर, एक एंट्री और बनेगी। भाई रीवैल्यूएशन जो है फर्म थोड़ी ना बियर करेगी, अल्टीमेटली निकालेगी किससे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ही तो चार्ज करेगी। तो अब यहाँ पे एक एंट्री और हो जाती है, और वो क्या होती है बच्चों, पार्टनर से ही ये लॉस रिकवर किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि फर्म अल्टीमेटली बिजनेस करने बैठी है, चैरिटी करने नहीं बैठी है। तो अगर लॉस हो रहा है ना फर्म को किसी भी टाइप का, तो एडजस्ट तो पार्टनर्स के कैपिटल से ही होगा, ठीक है। तो ये जो 30,000 का है ना, ये एडिशनल जो आपने, ये 30,000 का डेफिसिट था आपका रिजर्व, चार्ज किससे करो, पार्टनर्स के कैपिटल से। और ये किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में ही। ये लो बच्चे, 18,000 और 12,000, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक इलस्ट्रेशन आपको और कराता हूं मैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, बोर्ड पे ध्यान देना। पवन, रमन एंड सोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। क्या रेशियो है सर, 4:3:2, ठीक है। दे एडमिटेड रोहन एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, एक नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए 1 अप्रैल 2025 को। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट इज गिवन। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है, 1,35,000 का, ठीक है। ऑलरेडी ये पार्टनर्स ने, पुराने पार्टनर्स ने, पवन, रमन एंड सोहन ने बना रखा है कितना, 1,35,000। इसको हल्का सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, आप जल्दी से बताओ बच्चों, एक एक करके केस पढ़ते हैं। पहला केस क्या है, पास जर्नल एंट्री फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ऑन एडमिशन ऑफ रोहन इन फॉलोइंग केसेस। अब ये जो रोहन आ रहा है ना नया पार्टनर, इसका तो कोई हक ही नहीं है, तो रोहन का पिक्चर तो खत्म। हमें ये जो भी एडजस्टमेंट करने हैं पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से करने हैं, करेक्ट। तो केस नंबर 1 बताओ बच्चों, कोई क्लेम नहीं है, ये पहला वाला केस है जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो 1,35,000 सारा का सारा पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो WCR डेबिट 1,35,000 टू जो जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं, पवन, रमन एंड सोहन, ठीक है बच्चों। अब जल्दी से बताओ क्या बनेगा इस सिचुएशन में, क्या रेशियो है, 4:3:2। इसको एलोकेट कर दो 4:3:2 में। कितना कितना आ रहा है, 60,000। रादर इसको पूरा लिखो आप, ठीक है ना, इनके कैपिटल अकाउंट में ही जा रहा है, टू पवन्स कैपिटल अकाउंट, रमन एंड सोहन, ठीक है।
ये कितना आया बच्चों? 60,000। ये कितना आया? 45,000। और आखिरी केस में कितना आएगा बच्चों? 30,000। ठीक है, कोई क्लेम नहीं था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी ही बात है, किसी को चोट नहीं लगी, कोई डैमेज का क्लेम नहीं आया। सारा का सारा ये जितना भी रिजर्व आ रहा है मेरा लाइबिलिटी साइड पे, इस पे किसका हक है? पुराने पार्टनर्स का। तो बांट दिया पुराने पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, परफेक्ट। आप डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। कितने का क्लेम आया? 45,000 का। ओहो, क्लेम तो आ रखा है, बट अच्छी बात यह है कि जितने का क्लेम आया ना, उससे कई ज्यादा अमाउंट का ऑलरेडी हमारी बुक्स में रिजर्व आ रहा है। ठीक है, तो हम एकदम से सडन कैश एक्सपेंडिचर से बच गए। हमने ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट्स वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में क्या कर रखे थे? पार्क कर रखे थे, चैनलाइज कर रखे थे। ठीक है, तो अब क्या करो आप, इस केस में एंट्री क्या होगी? WCR डेबिट कितना? 1,35,000। अब ये क्लेम है तो ये लाइबिलिटी आपको अपनी बुक्स में डालनी पड़ेगी। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम की लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी 45,000। और लाइबिलिटी प्रोवाइड फॉर करने के बाद जल्दी से बताओ, 1,35,000 में से अगर मैंने 45,000 की लाइबिलिटी डाल दी तो अब रिजर्व कितने का बच गया बच्चों? 90,000 रुपए का। ठीक है, 90,000 को किस में बांट दो? 90,000 को आप बांट दो 4:3:2 में ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, टू रमन कैपिटल, टू, अच्छा पहले पवन है, कोई नहीं, ध्यान से डालना बच्चों, मैंने एक पार्टनर ऊपर नीचे कर दिया है, बट अमाउंट सही से डालना आप लोग। टू सोहन कैपिटल 40,000, 30,000, 20,000। ठीक है, हाँ कि ना? समझ में आया बच्चों? कमेंट सेक्शन में लिखो, नहीं आया तो भी बताओ। अच्छा, इसके लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं, काम करते हैं, इसको 1 मिनट के लिए जूम आउट करके हम लोग इधर मूव कर लेते हैं। अब हमारे पास स्पेस बन जाएगा, फिर इसको मैं वापस से आपके लिए जूम इन कर दूंगा। चलिए, केस नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। ओहो, केस नंबर 3 में क्या हुआ सर? 1.5 लाख रुपए की लाइबिलिटी आ गई। रिजर्व कितने का बना रखा था? 1,35,000 का। बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अब हमें पता है अगर एंट्री मिसमैच होती है, ठीक है, रिजर्व छोटा पड़ जाता है क्लेम के आगे, तो कौन से अकाउंट से एडजस्ट होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। तो WCR हो गया डेबिट, कितना? दूसरा पेन यूज करते हैं, चलो। सारा का सारा यूज हो जाएगा, पार्टनर्स को तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उल्टा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से जो शॉर्टफॉल आया ना वो चार्ज होगा। लाइबिलिटी कितने की है? पूरे 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये किससे चार्ज होगा? डेफिसिट रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप डाल दो। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जब भी किसी भी टाइप का लॉस या अनफेवरेबल सिचुएशन होता है, ये क्या होता है? डेबिट हो जाता है। ये कितना आया बच्चों? 15,000। अब ये जो 15,000 है, क्या फर्म खुद से देगी? नहीं, ये किससे चार्ज होगा? पुराने पार्टनर से ही चार्ज होगा। जब फायदा होता है तो भी तो पार्टनर्स को ही मिलता है, तो जब लॉस हो रहा है वो पार्टनर्स के कैपिटल से चार्ज करो। ये थोड़ी ना वो सिर्फ मजे लूटने के लिए है, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी तो पार्टनर्स के कैपिटल से चार्ज होगा। तो पवन का कैपिटल डेबिट, रमन का कैपिटल डेबिट, और सोहन का कैपिटल डेबिट। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना? 15,000। अब ये 15,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो पुराने पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो। ये आएगा 6,667। देन 15,000 डिवाइड बाय 9 × 3, ये आएगा 5,000। ठीक है, लो इसको दोबारा लिख देते हैं। और बच्चों ये आएगा 3,333। ठीक है, अब ये लो, धीरे धीरे से मैं मूव करूंगा इसको, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, फिर एक बार इसको हम जूम इन भी कर देंगे। ठीक है, ये लो, केस 3 का अगर आपको स्क्रीनशॉट दोबारा लेना है आप ले सकते हो।
ये वाली एंट्री आपको जरूर करनी है, ठीक है ना, जहां पर गेन हो रहा है तो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो जब भी किसी भी टाइप का लॉस हो रहा है वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट होगा, ठीक है। अक्सर बच्चे ये वाली एंट्री छोड़ आते हैं, तो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है, तो याद से ये वाली एंट्री भी आपको करनी है। चलिए बच्चों एक काम करते हैं, मैंने सोचा था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आज आपको समझाता हूं, बट मेरे को लगता है थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो आप मान लो 1 या 2 लेक्चर और आएंगे आपके स्टेप नंबर 4 के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे आखिरी स्टेप पे, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। चलो घर जाके बच्चों जरूर इसकी प्रैक्टिस करना, और मैं मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।